अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 107 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं जी। और मोस्ट प्रोबेबली आखिरी क्लास ही है ये। ऑनलाइन वालों को तो ऐसे ही कहेंगे, लेकिन बच्चे जो है वो वाकई आखिरी क्लास वाली रह गए हैं। बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम हो गया मामला। आएंगे और आएंगे, नहीं आएंगे। अच्छा जी। क्वेश्चन 9 तो हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन 8 मैंने आपको दिया था होमवर्क में, ऐसा ही है? तो इसको आपने ट्राई किया होगा। क्विकली ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स, अच्छा, अब बल्कि सोल्यूशन आपके पास आ ही गया था। सोल्यूशन ये देखें, और माजरत ज़रा मैं वो फॉर्मेट बनाने मैच करने के चक्कर में ना ये 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने बना दी थी। हालांकि टाइम बच सकता था, आपने 2 नहीं बनाई होंगी उम्मीद है। एक हेडिंग कॉस्ट ऑफ सेल की देनी थी, यहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लिख के 2 कॉलम्स के अंदर काम चल सकता था। ये मैं 2-2 बार लिखता रहा। वो असल में बस वो फॉर्मेट आपको दिखाया था ना, उसी फॉर्मेट के अंदर ही सोल्यूशन बनाता चला गया। अब एक्सेल था, मैं तो कॉपी पेस्ट करता चला गया, लेकिन पर्चे में आपको पता है आपने एक ही कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करके 2 कॉलम्स करने होते जैसे करते थे, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट स्टेटमेंट में सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, फिर लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट सारी की सारी, मार्केटिंग, सेलिंग, एडमिन जो है वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, वो यहाँ पे आ जाती हैं एब्जॉर्प्शन में। और मार्जिनल के अंदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल और वेरिएबल मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हम सेल में से माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकालते हैं और फिर सारी फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं और प्रॉफिट पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक कोई मसला नहीं था, यहाँ से लेकर सेल्स पीएनएल के अंदर चली गई। ये ज़रा हाथ नहीं ना बैठता इस पर, ये मसला अभी ज़रा जी। सेल्स पीएनएल के अंदर चलेंगी, दोनों में सेम। रॉ मटेरियल कंज्यूम दोनों में सेम, ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर दोनों में सेम। उसके बाद फ्यूल एंड पावर, वेरिएबल अलग था, फिक्स अलग। डेप्रिसिएशन सारी की सारी फिक्स्ड। फिर इनडायरेक्ट लेबर वेरिएबल भी थी और फिक्स्ड भी। फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल भी थी और फिक्स्ड भी। मार्केटिंग सेलिंग वेरिएबल भी थी और फिक्स्ड भी। और ये सारी की सारी, ये तो क्या है, ओपनिंग फिनिश गुड्स की, ठीक हो गया। अब ये जहाँ जहाँ पर वेरिएबल फिक्स्ड वाला काम था, ये हमने अलग कर लेनी थी, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटी सी वर्किंग हमने ओपन की, जिसके अंदर हमने ये वर्किंग कर ली, ये बाइफर्केशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो जो जो वेरिएबल कॉस्ट आती गई वो यहाँ पे लिखते गए, बाकी फिक्स कॉस्ट आ गई, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई और ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। अब मार्जिनल के लिए ये एफ है और एब्जॉर्प्शन के लिए ये भी है प्लस ये भी है, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर सारी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज इट इज़ ले लिया, दोनों जगह पे सेम। फिर डायरेक्ट लेबर भी सेम, ये वेरिएबल ओवरहेड्स भी सेम, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो सिर्फ इधर आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको ओ निकाल के क्यों नहीं किया गया। तो भाई ओ कैसे निकालें, कहीं पे कोई नॉर्मल कैपेसिटी वगैरह गिवन है? कोई अंडर ओवर अब्जॉर्ब वाला चक्कर था ही नहीं। ये बेसिकली उसने सिर्फ मिक्स किया था थोड़ा सा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो होता है एफ को, अंडर ओवर वाला चक्कर हुआ ही नहीं था। सिंपल सवाल था, असल में मसला वो वर्क इन प्रोसेस डाल के कर गया था आपके साथ, इसलिए यहाँ पर सिंपल था। तो सिंपल चीज़ भी होती है कभी कभी, ठीक है। तो आपके जो फिक्स्ड एफ निकले थे, कहीं पे नहीं लिखा हुआ था कि जी इन्होंने बजट ये किया हुआ था, इतने एफ होंगे, तो ये बजटेड कैपेसिटी है, तो हम कहें जी ओ निकाला होगा और फिर उस पर एब्जॉर्ब करना है। अगर ऐसा होता तो फिर वो लेते एब्जॉर्ब और फिर इसके बारे में वो यूं लिखता प्रोबेबली कि ये एक्चुअल एफ आए। पर मैंने आपको कई सवाल कराए जिनमें कहा था कि अगर एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल में फ़र्क ना हो तो फिर एब्जॉर्ब भी वही है, एक्चुअल भी वही है, बजटेड भी वही है, इनमें फ़र्क है ही नहीं ना, इनमें फ़र्क निकला ही नहीं था, ठीक है ना। ओके, तो ये एफ एज इट इज़ हमने उठाकर लिख लिए थे एक जगह पे। अब ये क्या है जी, मटेरियल की कॉस्ट, और ये क्या है, कन्वर्जन की कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट और कन्वर्जन की कॉस्ट, ठीक है जी, ठीक हो गया। अगली बात, हमें यहाँ तक तो कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि यहाँ तक सवाल हमारे आया करते थे। और उसके बाद क्योंकि वर्किंग प्रोसेस होता नहीं था, मैं ज़बानी ज़रूर बताया करता था आपको, पर वर्किंग प्रोसेस होता नहीं था और हम डायरेक्ट आते थे ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स को एडजस्ट करके कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन आज वाले सवाल में वर्किंग प्रोसेस भी था। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अब आप पढ़ चुके हैं, तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड करना है और क्लोजिंग को लेस कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक। अब
यहाँ से अगला मसला शुरू होता है। यहाँ तक तो कोई टेक्निकल बात थी नहीं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस थे, वो भी सेलिंग जो फिक्स्ड और वेरिएबल अलग कर लिए, ठीक है। फिक्स्ड जो है वो यहाँ पर तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब यहाँ पे, एक मिनट यार, सही मेरा सोल्यूशन है, मैं भी कहूँ जी। मार्केटिंग सेलिंग एडमिन जो हैं वो वेरिएबल हैं 10,500 और फिक्स्ड हैं 4500। अब हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो ये पूरे 15,000 ही आ गए, मार्जिनल के अंदर हमने इनको तोड़ लिया 10,500 और 4500, ठीक हो गया। इसके अलावा प्रोडक्शन के यूनिट्स हमने निकाले थे, एक वर्किंग ये हुई, हमें सेल यूनिट्स गिवन थे, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन था, तो मैंने थाउजेंड्स में यूनिट्स निकाल दिए 5270। ये क्या है, ये यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, यानी जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को हम डिवाइड किया करते थे यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, वो ये वाले यूनिट्स हैं। पर आज सवाल मसला ये है कि इस कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल में क्या आ गया था, ओपनिंग या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस आ जाए तो फिर ये फैक्ट्री कॉस्ट को उससे एडजस्ट करके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालेंगे, तो ये गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हैं। 5250 क्या है, वो गुड्स जो 5270 क्या है, वो गुड्स जो मैन्युफैक्चर हुई, ठीक है ना जी। तो ये मैन्युफैक्चर हुई हैं, तो मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट निकालने के लिए, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कॉस्ट निकालने के लिए वर्क इन प्रोसेस एडजस्ट करना पड़ता है। अब वर्क इन प्रोसेस के उसने सिर्फ हमें क्या बताए हैं, यूनिट्स, और साथ ही उसने हमें इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी दे दी कि 100% कंप्लीट है मटेरियल के हिसाब से और 40% कन्वर्जन। फिर दूसरी चीज़, जब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड पे पहुंच जाएंगे, किसी भी तरह से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकाल के, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग नहीं था, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे पहुंच जाएंगे, तो फिर हमें फिनिश गुड्स के एडजस्टमेंट करके कॉस्ट ऑफ सेल पे जाना था। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग जो है उसकी कॉस्ट गिवन है, लेकिन उसने यहाँ पर कहा था ML हैड बीन फॉलोइंग मार्जिनल कॉस्टिंग अप टू लास्ट ईयर। इसका मतलब इन्होंने ये जो ओपनिंग दिया है ये अंडर मार्जिनल है, ऐसे ही है ना, ये मार्जिनल कॉस्टिंग है। अब साथ ही उसने बताया क्या जी, अब ये मार्जिनल वाला है, ठीक है, कहता है मैनेजमेंट किधर गया, ये ड्यूरिंग लास्ट ईयर फिक्स्ड FOH वर 10% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसका मतलब ये अदर देन फिक्स कॉस्ट है, यानी ये 100 है या 90 कर लें, दोनों तरह से चल सकता है, ठीक है ना। बेसिकली क्योंकि हमने इससे वापस जाना था, इससे दूसरी तरफ जाना था, तो इसको 100 अज्यूम कर लें और कहाँ पे चले जाएं, 110 पे। तो ये भी हो सकता है 1080 डिवाइड बाय 100 इंटू, किसी बच्चे ने इसको 100 से डिवाइड करके 90 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए वो भी, ठीक है। बहरहाल दोनों तरह से चल सकता है। तो ये हमने स्टॉक निकाला ओपनिंग फिनिश गुड्स का, 1080 मार्जिनल में ऐसे ही आ गया, और ये हमने वर्किंग करके 1118 कर लिया। अब रह गया सिर्फ ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी थी और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालनी थी। सीधे तरीके से निकल आया करती थी पहले, जब वर्क इन प्रोसेस नहीं होता था तो फिर जो यूनिट्स बने, जो कॉस्ट है उन सबकी होती थी, तो हम वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को डिवाइड करते थे यूनिट से, पर यूनिट कॉस्ट इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। और आज मसला बन गया, अब अगर वर्क इन प्रोसेस आ जाए, मैंने सबसे पहले स्टार्ट कॉमन इश्यूज यहीं से किए थे, प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हों तो आपको अगर वर्क इन प्रोसेस आ जाए सवाल में, तो कैसे निकालते हैं आप, EPU से। तो ये जो 5270 यूनिट्स हैं, ये तो फिनिश, ये तो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, ये क्या है, कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, लेकिन वर्क इन प्रोसेस भी तो आ गया। अब हमने EPU बनाना है, ठीक है। यूज़ करते हैं ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन खुशखबरी ये है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था नहीं, आसानियाँ उसने पैदा की हुई हैं। यानी हम क्या करते थे EPU के अंदर, फ्रॉम एक्चुअल आउटपुट लेते थे, एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कोई भी नहीं, क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था ही नहीं। फ्रॉम करंट मंथ इनपुट कितना, 5270। फिर कोई नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस वैसे ट्रीट नहीं करते, तो वो तो कॉस्ट सेल का हिस्सा बन जाता है, लेकिन कोई अब नॉर्मल लॉस नहीं है, कोई अब नॉर्मल गेन वो भी नहीं है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होगा, ठीक है। तो हमने फिर EPU निकाल लिया। ये जी EPU है, थोड़ा सा माजरत के साथ, ज़रा इसमें स्केल ही कोई नहीं है यार, है तो सही वैसे, पता नहीं मिल नहीं रहा।
ये पड़ा, लेकिन ये चल फिर भी नहीं रहा, पता नहीं कैसे चलता होगा। बहरहाल ये जनाब आपका ईपीयू है, ऐसे करके वो मैं ज़रा कॉलम डाल देता तो अच्छा होता, बहरहाल ना डाल पाया। अच्छा जी, अब एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो कोई है ही नहीं, और फ्रॉम करंट मंथ इनपुट 5270, ये 100% कंप्लीट है हर तरह से। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट, अब 60,000 यूनिट्स थे और कन्वर्जन के हिसाब से 40%, तो 24 आ गया, ईपीयू आ गए। अब ईपीयू को डिवाइड करते होते थे हम कॉस्ट से, प्रोसेस अकाउंट दिमाग में लाएंगे तो आपको डेबिट साइड पे क्या नज़र आ रहा है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स की कॉस्ट, यानी मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। तो यही डेबिट साइड आपकी पड़ी है ना, ये क्या है, मटेरियल कॉस्ट। फिर लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स मिलाकर एब्जॉर्ब्ड एफओएच, कौन से वाले लोग यूज करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले, ठीक है, टोटल एफओएच। तो ये कन्वर्जन कॉस्ट आ गई एब्जॉर्प्शन वालों की, ये कन्वर्जन कॉस्ट आ गई मार्जिनल वालों की। अब इसी कॉस्ट को पकड़ा हमने, 26,340 डिवाइडेड बाय ये ईपीयू, 26,340 मार्जिनल के लिए भी डिवाइड बाय दिस, तो ये तो मटेरियल कॉस्ट तो सेम ही होनी थी, मटेरियल भी सेम लिया हुआ था आपने, ठीक है, मटेरियल के हिसाब से सारे यूनिट्स कंप्लीट भी हैं। ओके, नेक्स्ट, कन्वर्जन कॉस्ट दोनों की डिफरेंट थी, यहाँ पे मसला था थोड़ा सा, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये डिब्बा लगाया, वरना ये डिब्बा हम लगाया नहीं करते थे, मैंने इसलिए लगाया कि कन्वर्जन कॉस्ट इकट्ठी मिल जाए, वरना आप वहीं पे ब्रैकेट में भी कर सकते थे इकट्ठा इनको, ठीक है। तो ये जनाब एब्जॉर्प्शन वालों की कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी कन्वर्जन की, ईपीयू से डिवाइड करके, और यहाँ से मार्जिनल वालों की, देखिए ये 22,176 और ईपीयू फिर 15,576 और डिवाइड बाय ईपीयू, ठीक है ना, ये देखिए डन। तो हमारे पास फिर क्या आ गया जी, कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन वालों की फिनिश गुड्स इस पे वैल्यू होंगी, एब्जॉर्प्शन वालों की, मार्जिनल वालों की फिनिश गुड्स इस पे वैल्यू होंगी, कोई इसमें मसला नहीं था, ये सिंपल है। अब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं सवाल बताएगा, ये ट्राई किया था ना घर पे, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं 180, तो 180 इंटू 9.13 एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग तो ऐसे निकाल लिया, उसने दिया हुआ था ना, तो एब्जॉर्प्शन को 180 इंटू 9.13, वर्किंग का रेफरेंस माजरत मैंने नहीं दिया, आपके लिए बस सोल्यूशन बनाने की जल्दी थी, ठीक है। फिर 180 ही हैं, 180 ही हैं, और मार्जिनल वालों की कॉस्ट कितनी है टोटल, तो ये क्लोजिंग स्टॉक के फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो ये हर लिहाज से कंप्लीट है, टोटल कॉस्ट उठा लेंगे, क्योंकि वैसे भी हम कहते थे ना कि वो एक्चुअल आउटपुट है 5270, उसमें से बचे पड़े हैं, तो वो तो 100% कंप्लीट है, ठीक हो गया। वर्क इन प्रोसेस में थोड़ा सा मसला था, तो ये जनाब 7.88 180 से मल्टीप्लाई हुआ और ये आपके पास आ गई फिनिश गुड्स की क्लोजिंग की। अब रह क्या गया, सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप प्रोसेस कॉस्टिंग में निकालते थे, कोई नया काम नहीं था। इधर देखो, वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से 60 हैं और कन्वर्जन के हिसाब से 24। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आप फिर रहे हैं तो मटेरियल 60 इंटू 4.94 करना था, प्लस 24 इंटू 4.19, ठीक है जी, यही हुआ पड़ा है, देखें 60 इंटू 4.94 प्लस 24 इंटू 4.19, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया, ओपनिंग था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ओपनिंग होता तो वही आपको करना आता है, उसको FIFO के अंदर ओपनिंग होता तो क्या होता, जो पहले से कॉस्ट लग के आई है वो, प्लस यहाँ पर रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन वाले यूनिट्स कन्वर्जन वाले उठाने थे, इंटू ये वाला रेट लगा देना, वो भी आता है आपको, पर वो निकालना नहीं पड़ा, ठीक है, वो भी ऐसे दोनों का अलग निकल आना था। और मार्जिनल के अंदर अगर आना है तो 60 अगेन 4.94 के हिसाब से आएंगे, लेकिन 24 की कॉस्ट क्या है, क्योंकि मार्जिनल के अंदर फिक्स कॉस्ट जो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा हम नहीं बनाते, वो पीरियड कॉस्ट लेते हैं, ठीक है। तो 60 इंटू 4.94 और 24 इंटू 2 पॉइंट, ठीक है जी। तो ये जनाब मामला था। रेकन्सिलिएशन अगेन सिंपल, जब स्टॉक्स आ गए हैं तो प्रॉफिट उठाया, दोनों स्टॉक्स का डिफरेंस लिया, एब्जॉर्प्शन वाला और मार्जिनल वाला, ठीक है जी। हाँ, स्टॉक्स का डिफरेंट लेना होता है, डिफरेंस इन क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखा करते थे, तो मैंने इसीलिए आज यूँ लिखा, डिफरेंस इन ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री
डिफरेंस इन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। देखो बेटा इधर भी तो डिफरेंस है ना, ये भी तो डिफरेंस है कि नहीं? ये कितने गया, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये भी तो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? उसी बदतमीज फिक्स्ड एफओएच की वजह से। तो वो ओएआर खुद ब खुद बन गया जब वो यूनिट से डिवाइड होता है ना, ठीक है, तो उसमें अलग से ओएआर, अगर वो डेटा देता उस तरह से ओएआर वाला, तो हम ओएआर निकालते, ओएआर निकाल के उसको एब्जॉर्ब करवाते, और फिर एक्चुअल वो बताता दूसरे हैं, तो एक्चुअल और जो है वो एब्जॉर्ब और एक्चुअल का डिफरेंस लेके अंडर ओवर निकाल के वो एडजस्टमेंट भी करते हैं। यहाँ पे मैंने सवाल शुरू किया था ना आपका सोल्यूशन बनाना, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल के नीचे मैंने ये तो एक सफ़े पे करने के लिए फिर मैंने लाइंस डिलीट कर दी ना, मैंने इसके नीचे 3 लाइनें छोड़ी हुई थी। क्यों? मैंने कहा था सवाल पढ़ूंगा, एब्जॉर्ब्ड एफओएच आएंगे, उनको मतलब एक्चुअल से कंपेयर करके अंडर ओवर की वर्किंग शो करनी पड़ेगी ना, तो 3 लाइनें बढ़ जाती थी, याद है इधर? पर वो फिर ऐसा कोई डेटा था ही नहीं, तो ठीक है बस जो है फिर है, अब रुक जाए क्या है, भी कोई फर्क है नहीं ना, ठीक है। चलो जी, जी मेरे चांदते तारे हो, मेरे राज दुलारे हो, इस सवाल में कोई मसला है तो बताइए। नहीं है? अच्छा, अब ये है सीवीपी, और जा भाई, तो क्या मसला है यार इसका, शुक्र है चल पड़ा। जी बच्चों, सीवीपी जाहिर है थोड़ी सी रिवीजन के बाद मैं ये सवाल कराना पसंद करूंगा, ठीक है। उसके बाद अभी रिवीजन स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, तो तरतीब से चलते हैं। अभी डिसीजन मेकिंग ही रह गई है मेरे ख्याल से। डिसीजन मेकिंग में 4 चीज़ें थी ना हमारी, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट से शुरू करेंगे, उसका एक सवाल हैंड आउट मैंने कहा था कॉपी करा लें, वो कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सा सवाल है उसमें ज़रा एक बार। रेलेवेंट कॉस्टिंग एक ऐसा बेचारा यतीम बच्चा बना हुआ है, वो यूज़ हर जगह हो जाता है, कहीं सवाल उसका काफ़ी अर्से से आ नहीं रहा। यू कैन एक्सपेक्ट 2020 का सवाल कराऊंगा आपको, 20 नंबर का ऐसा सवाल आपको आ सकता है, आ जाए तो लग तो मौजे जानी है आपकी, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट रिवाइज करके रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल करते हैं। उसके बाद फिर वो डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में जाएंगे, फिर उसके अंदर 4 चीज़ें थी, वो चारों रिवाइज करेंगे, फिर जो रिसेंट टाइम में सवाल हुआ उससे रिलेटेड वो कर लेंगे, फिर सीवीपी एनालिसिस रिवाइज कराऊंगा, फॉर्मूलाज वगैरह टेबल्स, फिर रिसेंट टाइम में उसका जो सवाल होगा वो कर लेंगे, देख ही लिया अब तो वो भी, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उसको रिवाइज करेंगे। मेरे दिल में तो है कि मसरूर वाला सवाल और फिर ये रिसेंट वाला सवाल, ये दोनों करा दूंगा, ठीक है। वो बेटा इंडस वाला सवाल कराना नहीं, सोल्यूशन देना था आपको। तो जब मैं फिर टाइमलाइन एंड पे लिख दूंगा, मैंने आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी है। नंबर 1 आपको मैंने प्रोवाइड करना है रिवीजन प्लान, मेरी कोशिश होगी आज वो आपको रात तक मिल जाए। मैं क्लासेस से, आप क्लास के बाद कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की क्लास है उनसे फ्री होके मैं बैठ जाऊँगा, सबसे पहले रिवीजन प्लान दूंगा आपको। फिर उसके बाद अगला टारगेट है एमसीक्यूज ऑलमोस्ट तैयार हैं, लेकिन एक नज़र उनको मैं देखना चाह रहा हूँ, फिर मैं उनको देखूंगा। तो एक दिन मैं अभी डेट खुली रखूँगा, कोशिश करूँगा उससे पहले हो जाए। लेकिन वो टाइम लाइन भी मुझे डंडा नहीं उठा लेना, इंसान हूँ, 100 मसले मसाइल इंसान के साथ लगे होते हैं, ठीक है, पर नीचे हो ही जाता है। तो फिर दूसरा मेरा काम है जो मैं प्रॉबेबली सैटरडे की शाम तक कोशिश करूँगा कि आपको मिल जाएँ, वो है एमसीक्यूज। उसके बाद फिर मैं नोट्स भी आज भी बुलाया हुआ है मैंने उनको, ठीक है, वो सॉल्यूशंस असल में देख के टाइप कर रहे हैं, आप लोगों की सहूलत के लिए ही है। तो जिस वक्त वो पीडीएफ प्रिंटिंग का वेट नहीं करना, जिस वक्त वो बुकलेट बन जाएगी मैं पीडीएफ तो उसी वक्त ही भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, फिर वो प्रिंटिंग जिनको वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगी, पहले शायद पिछली बार बच्चों को 300 मिल गई थी, इस दफ़ा शायद 100-150 ऊपर हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूशन भी तो बीच में पढ़ रहे हैं, सफ़े बढ़ जाएंगे ना। लेकिन वो अगर फिज़िकली लेनी होगी तो वो तो फिर शायद नेक्स्ट वीक में या मॉक देने आए उस वक्त मिल रही हो, मतलब अवेलेबल तो हो जाएगी, लेकिन बच्चे तो नहीं ना होते, ठीक है। अगर यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो तो यहाँ से ले लेंगे, या जिन शहरों में है वहाँ पे भी पहुँच जाएगी, बट वो कहीं अगले वीक के अंदर पहुँच रही होगी। तो बुकलेट जैसे ही बनेगी उसका पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूँगा। तो मेरे एंड पे ये 3 चीज़ें हैं, चौथा मॉक है, वो तो फिर ज़रा लेट है, तो वो फिर जब होगा तब होगा ना, ठीक है। तो बाकी कुछ ये जैसे इंडस वाला भाई सवाल कह रहे हैं, तो भाई काफ़ी सवाल हमने किए हैं, मैंने इससे कल अर्ज़ किया ना, हम बहुत से ज़्यादा काम कर चुके हैं। यानी जितने पॉसिबल सवाल मतलब सिलेबस में 2020 के बाद वाले हैं, कुछ पहले भी मिल जाते हैं, वो मैंने किताब में डाले हैं। इतने सवाल कहीं पे भी नहीं किए जाते, तो जितने भी करके चले जाएँ पर्चे में, तो उससे अगला ही आना होता है। तो बस जितना किया है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। रिवीजन प्लान के अंदर जो सवाल डालूँगा
उन सवालों को आपने करना है, और बाकी बस पर्चे के अंदर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है और चलते जाना है, रुकना नहीं है। इंशाल्लाह सब खैर होगी। ओके, अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये हमारा CVP का सवाल है, तो ये इसका नंबर बनेगा कहीं जाके सेकंड लास्ट, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला सवाल हम कर चुके हैं, उससे ऊपर वाला भी कर चुके हैं, लेबर वाला भी, उससे ऊपर वाला भी कर चुके हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी। सुभान अल्लाह, ये है, ये आई थिंक हाँ फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल है। तो हम जब कर लेंगे अपना रेलेवेंट कॉस्टिंग रिवाइज और उसका सवाल कर लेंगे तो फिर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, क्योंकि हम तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा तक तकरीबन लग ही जाएगा, डेढ़ ना लगा तो, ठीक है। क्योंकि रेलेवेंट कॉस्टिंग समझो बुनियाद है ना सारी डिसीजन मेकिंग की, उसको रिवाइज करने में टाइम लगता है। तो उसको करने के बाद ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक के बाद आके फिर ये सवाल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है जनाब इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ज़ाहिर है इस डिसीजन मेकिंग के भी बाद आएगा, बल्कि इससे भी पहले डिसीजन मेकिंग के बाद, फर्दर प्रोसेसिंग के सवाल के बाद फिर हमारा CVP का नंबर आएगा, जैसे किया था ना ज़रा तरतीब में, ठीक है। CVP करके फिर इसको रिवाइज करके फिर इसके सवाल करेंगे, और ये पहले से कर चुके हैं, फिर मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा ताकि वो चीज़ें अब आपकी बना सकूँ ना अगली, ठीक है। चलें जी, अब फिर शुरू करते हैं। भाई वो कॉपीज़ उसको, अच्छा वो कॉपीज़ आई थिंक असगर को भेज दी थी, हद होगी यार, दूजा आ गया। सुको यार ये ज़रा ना कॉपी कर ले मेरे रिवीजन करने तक है। मैं बिल्कुल ही कहता हूँ, मैसेज में कर ही रहा हूँ। वसीम यार ये पेज तो कॉपी करा लो बच्चों के लिए, 8-10 करा लेना। अच्छा जी, आज तो ना करो ऐसे, वैसे आज मैं 2 लैपटॉप लाया हूँ इसीलिए। नॉट रिस्पॉन्डिंग होगा ना तो मैं कहूँगा जाओ अल्लाह हाफिज़, छोड़ा तुम्हें। दूसरा हो गया तब तक ये रिस्पॉन्ड कर जाएगा, है ना। अच्छा जी, रिवीजन हम कर रहे थे, कॉमन इश्यूज हमने देख लिए, उसके बाद हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की रिवीजन हुई, हमने सवाल भी किया, सवाल बहुत आसान निकला, हालांकि मज़ा आता कुछ हैवी किस्म का सवाल, भाई हैवी भी होगा तो क्या होगा यार, किए हुए हैं आपने सारे सवाल। तो इस दफ़ा इसमें से थोड़ा बड़ा सवाल आ सकता है, पिछली बार छोटा सवाल आया है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोसेस कॉस्टिंग देखा, अच्छा सवाल था इसका, बल्कि मेरे हिसाब से सब कुछ ही था उसमें, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहे। एक छोटी सी चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हुई थी, और ये तो फिर चलता ही है ना जी, जो इनपुट यूनिट्स निकालने का, अब ICAP का सोल्यूशन देखें तो उसने आउटपुट वाली साइड से निकाल लिए थे इंस्पेक्टेड यूनिट्स। तो आप ज़बानी कलामी सोच के इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल लें, को फार्मूला तो आसानी के लिए है, कहीं फंस जाए बंदा तो कोई बात नहीं, समझाया भी तो इसीलिए था, ठीक है। कि स्टेज ऑफ ये इंस्पेक्टर खड़ा है, जो इससे पहले आ गए यूनिट्स वो वर्किंग प्रोसेस में है, वो इधर इंस्पेक्ट होने हैं, जो पहले सारा कॉन्सेप्ट इसीलिए दिया जाता है। बहरहाल ऐसा को मसला था नहीं, इस दफ़ा जॉइंट बाय प्रोडक्ट की मुझे लग रहा है, उम्मीद है। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स रिवाइज करते हैं जी, डिसीजन मेकिंग शुरू कर दी हमने, क्योंकि अब FOH ABC का मैंने सवाल कराया नहीं है, अब वो रिवीजन प्लान में ही करिएगा, रिसेंट अटेम्प्ट में था नहीं। FOH का सवाल आ गया, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी हो गया, टारगेट कॉस्टिंग का सवाल अगेन नहीं आया, तो रिवीजन के अंदर जो टॉपिक्स नहीं आए रिवीजन के अंदर कर लेंगे अब, ठीक है। जो आ गए हैं वो सवाल भी हो गए हैं, बाकी आपके रिवीजन प्लान के अंदर सवाल होंगे। आता आपको सब कुछ है, पर्चा देख के परेशानी एक बार होती है कॉस्ट की, लेकिन इसका रिजल्ट आप FAR पास करके आए अल्हम्दुलिल्लाह, इसका रिजल्ट FAR से अच्छा होता है, और इसका पर्चा FAR से बुरा होता है बच्चों का। अब पूछो वजह क्या है, पूछो ना, क्या वजह है, क्या वजह ये कि मैथमेटिक्स है, बच्चे चलते जाते हैं, मार्क्स स्कोर करते जाते हैं, मैं रुकना नहीं है, ठीक है ना। मैंने तो आपको कहा हुआ है जहाँ फंस जाओ अजम्पशन लो और आगे चले जाओ, ठीक है। बाकी पर्चे के अंदर 30-35 नंबर आसान हुआ करते हैं, 30-35 मुश्किल होते हैं, 30-35 बहुत मुश्किल होते हैं। जो बहुत मुश्किल होते हैं उसमें से आधे नंबर लेने, बाकियों में से तो आप ज़्यादा नंबर लेंगे। तो आधे नंबर कैसे आते हैं,
आप बस शुरू हो जाओ, करते जाओ, जो समझ में आए, जो फिगर निकलती आ रही होगी उसके नंबर मिलते जाएंगे। परेशान नहीं होना, परेशान होकर सिर्फ फेल हो सकते हो आप, उसके अलावा वैसे फेल नहीं हो सकते आप इंशाल्लाह, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स कुछ याद हो, हमने ओवरहेड्स के बारे में क्या रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, याद आपको है इंशाल्लाह, बहरहाल फिर भी ज़रा रिवाइज कर लें जी। रेलेवेंट कॉस्ट ओवरहेड्स की, वेरिएबल ओवरहेड्स और ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट, जबकि फिक्स्ड ओवरहेड्स आर ओनली रेलेवेंट व्हेन इंक्रीमेंटल, ठीक है। अच्छा, इससे भी पीछे डिसीजन मेकिंग, बहरहाल रेलेवेंट कॉस्ट का मकसद क्या था, रेलेवेंट कॉस्ट किसे कहते हैं, जो डिसीजन की वजह से हमें पड़ रही। अच्छा, रेलेवेंट कॉस्ट बोल रहे हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, इसमें रेवेन्यू भी तो आ सकता है, रेलेवेंट इनकम भी आ सकती है, ठीक है ना, बोलने के लिए रेलेवेंट कॉस्ट है। तो जो फ्यूचर की कॉस्ट हो, डिसीजन की वजह से हो, जो फ्यूचर की कॉस्ट हो, कैश का खर्चा हो, डिसीजन की वजह से हो, ठीक है। नहीं याद आ रही ये बात याद करने के लिए आपको पहला चैप्टर जो है ना अपना वो लेक्चर ओपन करना पड़ेगा रेलेवेंट कॉस्ट्स का। ये देखें जी, 30 से 40 मार्क्स की ग्रिड हम रिवाइज करना शुरू कर चुके हैं, यानी कि बाकी 60 नंबर की ग्रिड है आपके पास, जो अभी हम रिवाइज भी कर चुके हैं, आपको अच्छे से आती भी है। और ये भी कोई ऐसे नहीं है कि आपको मतलब ऐसी मुंह उठा के 40 नंबर का सवाल है तो कम से कम 20 आप आराम से ले जाएंगे और 30 तक भी जा सकते हैं, अच्छा चल जाए दिमाग उस वक्त। तो रेलेवेंट कॉस्ट फ्यूचर एक्सपेंस है, कैश पेमेंट होती है और एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन है, ठीक है। तो फिर कुछ टाइप्स थी हमने पढ़ी थी, या ICAP की किताब के अंदर लिखी हुई थी, इसलिए मैंने भी यहाँ पर करवा दी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है अब ये चीज़ें इसलिए कि 1-2 नंबर का MCQ भी आ सकता है। कोशिश की है कोई ऑन एवरेज 20, किसी के कम किसी के ज़्यादा MCQs आपको मिल जाएंगे, और ICAP जब कभी देगा, मैंने उसको फिर कहना ही छोड़ दिया है, माफ़ कर दिया उनको, ठीक है। तो उनको आप देखेंगे तो मिलते जुलते MCQs ही होंगे। उसकी वजह ये है कि आपको कॉस्ट के MCQs देने हैं तो कॉस्ट में से ही देने हैं ना, ठीक है। और उनका एक पर्चा देखा था मैंने, तो मैंने कहा था कि कुछ इसमें इररेलेवेंट हैं, अब अल्लाह करे वो निकाल दें वो, ठीक है, कुछ और टॉपिक्स के या एडवांस लेवल के। तो बहरहाल आपको MCQs जो मिलेंगे वो सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए हैं, ना भी दिए जाते तो आपने पर्चे में कर लेने थे। तो 7-8 MCQs होंगे, 10 नंबर के MCQs होने, जिसमें को 2-4 वो आपसे थ्योरेटिकल बातें पूछ लेगा और 2-4 जो है वो आपको न्यूमेरिकल पूछ लेगा, 1-2 नंबर के। तो इट विल बी वेरी इजी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, फ्यूचर का खर्चा है, कैश पेमेंट है ड्यू टू डिसीजन। तो ओवरहेड्स के बारे में जी हमने ये रेलेवेंट कॉस्ट, जी मैंने सारे वो ना इकट्ठे कर लिए यहाँ पे, जो आपको करवाए थे ना, पढ़ाए थे, वो सारे यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, ठीक। ओवरहेड्स वहीं चैप्टर से भी पढ़ सकते थे वैसे जी। ओवरहेड्स ऑलवेज वेरिएबल ओवरहेड्स, प्रोडक्शन हो चाहे नॉन प्रोडक्शन हो, ऑलवेज आ रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि ये क्या होते हैं, इंक्रीमेंटल। जबकि फिक्स्ड ओवरहेड्स एग्जिस्टिंग जो होते हैं वो इररेलेवेंट होते हैं, एग्जिस्टिंग के डिफरेंट नेम्स थे, एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड, अपोर्शन्ड, अप्लाइड, फिक्स्ड एफओएच या जनरल भी लिख दे तो ठीक है। जबकि एडिशनल एफओएच जो होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं, इंक्रीमेंटल, स्पेसिफिक, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी इनके नाम होते हैं, ठीक है। मसला यहीं से ना पढ़ लें यार, ये अपने सफ़े से, क्योंकि वहाँ पे कोई आगे पीछे ना हो। फिर नॉन करंट एसेट्स, दिमाग पे ज़रा जोर डालें। नॉन करंट एसेट्स रेलेवेंट कॉस्ट, हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल का चैप्टर है उसमें वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात थी कि कोई बिजनेस चल रहा है, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट आपको अलग से आ गया एडिशनल, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमने इनको सीखा था, उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट्स आगे भी डिसीजन मेकिंग में यूज़ होते गए, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स, अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है वो एसेट जिसको आपने इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करना है तो यूज़ कर ले, रेलेवेंट कॉस्ट कोई नहीं होगी उसकी, जो एडिशनल वो फिलहाल जो कॉस्ट है, जो एक्मोडेशन है, वो रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती, संक कॉस्ट है। लेकिन उसकी कॉस्ट रेलेवेंट कौन सी हो जाती है, अगर आप उसको आज इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ ना करते तो किराए पे दे सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ कर रहे हैं तो किराया फोरगो हो गया, दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट। अगर इसको इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ ना करते
तो आज इसकी वैल्यू होती लाख रुपए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 3-4 महीने का है, उस पर यूज़ करने के बाद जब बेचेंगे तो इसकी वैल्यू रह जाएगी 60,000 रुपये। तो 40,000 रुपया लूज़ हुआ ना रेलेवेंट कॉस्ट। तो एग्जिस्टिंग एसेट की तो रेलेवेंट कॉस्ट ये बन सकती है, ठीक है, फॉल इन मार्केट वैल्यू या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी फॉल इन मार्केट वैल्यू भी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही, ठीक है। फिर रेंटल फोरगोन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या स्क्रैप वैल्यू फोरगोन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर आपने कहा जी नहीं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एसेट चाहिए वो नया चाहिए। तो अगर नया एसेट चाहिए तो किराए पे ले आओ, काम चलता है तो किराए पे ले आओ। तो किराए पे लाओगे तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ हायरिंग रेंटल। अब उसमें अगर दो ऑप्शन मिल जाएं तो एक असूल बनाया था हमने कि कॉस्ट के केस में दो ऑप्शंस हो तो लोअर को सिलेक्ट करना है और बेनिफिट के केस में हायर को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने कहा नहीं जी हम तो अपना ही एसेट खरीदेंगे, तो फिर नए एसेट की कॉस्ट रेलेवेंट है, हाँ डेप्रीसिएशन लेनी है, नहीं कि सारी कॉस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज कर दो, नहीं, हाँ डेप्रीसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस वाली वो इसकी क्या कर लेते हैं हम, लाइफ गिवन होती है। तो हालांकि ये बाकी किताबों के अंदर नहीं मिलता, पर आई कैप ये करता है, ठीक है, कि एसेट की लाइफ की बेस पर उसकी डेप्रिसिएशन को रेलेवेंट करता है न्यू एसेट की, ठीक है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, मार्केट वैल्यू में फॉल करा दे, ठीक है। तो फॉल इन मार्केट वैल्यू फिर रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। तो एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट रिडक्शन बुक वैल्यू क्या होगी, इररेलेवेंट है। रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो सकती है, रेलेवेंट कॉस्ट हो सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या क्या हो सकती है इसकी जो हम फोरगो कर रहे हो, स्क्रैप वैल्यू जा रही है, या रेंटल पे जा सकता था वो जा रही है फोरगो हो गई, या मार्केट वैल्यू फॉल हो रही है। अब अगर ये तीनों दिए हों तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी फोरगो होगी, हायर, इनमें से कौन सी, हायर, ठीक है। लेकिन साथ ही वो ये कह दे कि ये तीन ऑप्शंस भी हैं मसलन, और हम इसको बाहर से अरेंज भी कर सकते हैं, मसलन किराए पे या नया खरीद कर इसी जैसे को, तो फिर इन दोनों में से लोअर आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक कॉस्ट है तो ये भी एक कॉस्ट है। ये अल्टीमेट एंड पे बनाया था हमने जाके, शायद मेरे अपने सवालों में किसी एक सवाल में ये सवाल बना हुआ था, वरना आईके पे किसी सवाल के अंदर ये वाला मामला यहाँ तक गया नहीं था। वो जो 24 सवाल हमने बनाए थे जब डिसीजन मेकिंग शुरू की थी, याद है बचपन। चलो, अगर आपने नॉन करंट एसेट एक्वायर कर लिया है रेंट पे, हायर पे, लीज पे, तो रेंट एक्सपेंस क्या है इसके, हायर चार्जेस, किराया, ठीक है, तो रेलेवेंट है। और अगर आपने नया खरीदा है तो यूजफुल लाइफ गिवन हो क्वेश्चन में तो डेप्शन एक्सपेंस रेलेवेंट है, और अगर यूजफुल लाइफ ना गिवन हो बल्कि चेंज इन मार्केट वैल्यू गिवन हो तो फॉल इन मार्केट वैल्यू आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। हाँ जी, सही है। उसके बाद आया था मटीरियल। मटीरियल जो आपको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए, या तो आप उसको खुद बनाएंगे या खरीदेंगे। अगर खुद बनाते हैं तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं उसकी तफसील। और अगर खुद नहीं बनाते बल्कि खरीदते हैं तो फिर आगे नई कहानी शुरू होती थी। खरीदते बाहर से हैं और स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो जाओ खरीद लो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी परचेज कॉस्ट। खुद नहीं बनाते, खरीदते हैं लेकिन स्टॉक में मौजूद है पर रेगुलर यूज में है, तब भी बाहर जाओ और खरीद लो, नॉर्मल प्रोडक्शन को मत छेड़ो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ परचेज। और तीसरा मेन केस आया था क्या, नहीं डिस्पोजल वाला नहीं, ऐसे स्टॉक में है रेगुलर यूज में नहीं है, स्टॉक में पड़ा है रिक्वायर्ड मटेरियल रेगुलर यूज में नहीं है, तो फिर इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लो। पहले तो ये डिसीजन लिया हमने कि इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लेंगे क्योंकि वेला है, फारिग पड़ा है। अब अगर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर रहे हैं तो फिर क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। हमने कहा जी इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, वेला पड़ा है, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, नील, उठाओ यूज कर लो, मुफ्त में मटीरियल मिल गया। दूसरा क्या था, नहीं जी कबाड़ियों को बेच सकते थे, हाँ कुछ डिस्पोजल कॉस्ट भी साथ इनकर करनी पड़ सकती है, तो नेट डिस्पोजल कॉस्ट क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट। तीसरा केस क्या था, उल्टा डिस्पोजल पे ही कॉस्ट लग जाए, याद आया कुछ, ऐसा मटेरियल है कि जो उल्टा ठिकाने लगाने पे खर्चा होना है, तो हमने क्या कहा था, इसको यूज करो और ये रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग ले लो। और चौथा और आखिरी केस क्या था, ये मटेरियल किसी और मटेरियल की जगह इस्तेमाल हो सकता है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। मसलन हमारे पास जो रिक्वायर्ड मटेरियल हमें है वो अल्फा है और अल्फा हमारे पास पड़ा है, ठीक है, अल्फा
बाजार से नहीं खरीदना, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा अल्फ़ा जो है उस पर 10 रुपये का खर्चा करे ना तो वो बीटा की जगह इस्तेमाल हो जाता है और बीटा बाजार से 200 का मिलता है। तो हमने कहा अगर हम ये अल्फ़ा फर्दर प्रोसेस करके बीटा की जगह इस्तेमाल कर लें तो हमें 190 रुपये बचेंगे ना। एग्जाम्पल भी सामने आ जाती है, बचेंगे ना। 200 का बीटा खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन 10 रुपये फर्दर प्रोसेसिंग उसकी थोड़ी अल्ट्रेशन की कॉस्ट भी तो है, ठीक है। तो 190 हमारा बच जाएगा। अब हमने इसको उठाकर अपने कॉन्टेंट पे यूज़ कर लिया तो ये 190 अब हमारा नहीं बचा, तो इस 190 को हम कहेंगे अपनी रेलेवेंट कॉस्ट। मटीरियल की कहानी खत्म, ठीक है। पढ़े तरह ये पूरी कहानी। वेयर इज सोटी, मैं क्यों खड़ा हूं, है सोचने की बात। हाँ जी जी बच्चों, मटेरियल अगर प्रोड्यूस करना है इंटीग्रेट सेल्फ इन हाउस तो प्रोड्यूस कर लो इन हाउस। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। ये ना हो कि आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो ना, फिक्स कॉस्ट तो जो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है वो तो क्या है, इररेलेवेंट है, तो उसको ना कहीं गलती से ले लेना, ठीक है। ओके डन। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट प्रोडक्शन क्या है जी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड प्लस। अच्छा अब आपका लेवल और पहुंच चुका है, अब ये छोटी मोटी बातें आपके लिए उस वक्त बड़ी बात होती होगी, अब आपको इनमें मसला नहीं होना चाहिए। इतना होता है वैसे मसला, बेहतरी आई है ना अब स्टेप बाय स्टेप। वो कहाँ पहला दिन और कहाँ आज 106वां दिन 7वां दिन, ठीक है। अच्छा जी, समटाइम्स मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस ऑप्शंस बोथ आर गिवन, तो फिर क्या करोगे, लोअर को सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है जी। डिसीजन मेकिंग हमने रिवाइज कर ली सारी, जल्दी बैठे अभी भी शुरू किया। फिक्स एसेट का रूल हमने पढ़ा है और ओवरहेड्स का रूल पढ़ा है। बैठ जाए। अच्छा जी, मटेरियल अगर खुद प्रोड्यूस करना है तो रेलेवेंट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर खुद प्रोड्यूस नहीं करना, बाहर से खरीदना है, ये क्लासेस सबने पढ़ी हुई है ना ये वाली। अगर बाहर से खरीदना है तो फिर बाहर से खरीदना है, मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो जाओ खरीदो। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी, ये हमने पहले ज़बानी रिवाइज किया फिर ओपन करके बच्चों पढ़ रहे हैं। पहले हमने ज़बानी रिवाइज किया, सबको याद था अल्हम्दुलिल्लाह। परचेज करो इसको कहाँ से, आउटसाइड से। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी करंट परचेज कॉस्ट। अगर आपने मटेरियल बाहर से खरीदना है और मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है लेकिन आपके पास एंटिटी में रेगुलरली यूज़ हो रहा है, तो मैंने कहा था रेगुलर प्रोडक्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको बाहर से खरीदो। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी करंट परचेज कॉस्ट। और अगर मटेरियल अवेलेबल भी है स्टॉक में और रेगुलरली यूज़ भी नहीं हो रहा है तो फिर इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करो। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, अब इसके 4 सिनेरियोज थे। कोई इसका काम नहीं जी, वेला पड़ा है, कैन नॉट बी सोल्ड एज स्क्रैप, कैन नॉट बी यूज एल्सवेयर, तो फिर इसको यूज़ करो और याशी मारो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। और अगर इसको स्क्रैप के तौर पे बेच सकते थे तो यूज़ करो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नेट स्क्रैप वैल्यू फोरगोन। और अगर इसको सेल नहीं करना था, उल्टा इसने डिस्पोज होकर खर्चा कराना था, तो शुक्र करो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करो, आपकी ये रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग बन जाएगी, सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट, ठीक है। और चौथा सबसे मुश्किल केस जो आई कैप का फेवरेट भी था, वो क्या है जी, कि वो कहता है जी कि आप मसलन इसको स्क्रैप के तौर पे भी बेच सकते हैं या इसको किसी और मटेरियल की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेलेवेंट कॉस्ट इन दोनों में से जो हायर फोरगो कर रहे हैं आप। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ज़रा। ये एग्जांपल थी, एक मटेरियल डी है, 3500 यूनिट्स हमारे पास पड़ा हुआ है। 3500 यूनिट्स हमारे पास पड़ा हुआ है, जो हमने खरीदा था 400 रुपये का, खरीदा था संक कॉस्ट, ठीक है, इररेलेवेंट। अब ये बिक सकता है 20 रुपये का स्क्रैप के तौर पे, या इसको हम यूज़ कर सकते हैं गैमा की जगह पर आफ्टर इनकरिंग 10 रुपये की कॉस्ट, और गैमा बाजार से 40 का मिलता है। इसका मतलब अगर इस मटेरियल को हमने गैमा की जगह यूज़ किया तो हमें 30 रुपये की सेविंग हो जाएगी, गैमा खरीदना नहीं पड़ेगा। 30 की क्यों होगी, 40 का गैमा खरीदना पड़ना था ना, 40 की पूरी सेविंग नहीं हो रही, इसको चेंज भी तो करना पड़ना है, मॉडिफिकेशन कॉस्ट भी है, तो बचत कितनी होगी हमें नेट में 30। अब पहले तो ये डिसाइड करें, अगर ये वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना होता, इस मटेरियल का हमने यूजेज लेना होता,
तो ये कौन से यूज़ में बेहतर रहता है, स्क्रैप के तौर पे बेचना या गैमा की जगह यूज़ करना? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बेनिफिट के केस में आपने, भाई ये दे दो, बेनिफिट के केस में दे दो, पकड़ा दो इनको। बेनिफिट के केस में हमने हायर को सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाएं, ठीक है जी। और मुझे बताएं, अगर ये मटेरियल डी हमारे पास पड़ा हो जो 20 रुपये स्क्रैप बिक सकता हो और 30 रुपये की बचत करा सकता हो, गैमा की जगह यूज़ हो गए, तो क्या करना पसंद करोगे? गैमा की जगह यूज़ करके फ़ायदा लोगे? ओ गूंगो, बड़ी सादा सी बात की है मैंने। ये वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ ना। मुझे बताओ ये 3500 यूनिट्स आपके पास, भैया फिर पढ़ लेना ना, ये तुम्हारे लिए ही आया है। 3500 यूनिट्स जो है हमारे पास पड़े हैं, या इनको बेच सकते हैं 20 रुपये का एक यूनिट, या इनको बेचने की बजाय मॉडिफाई करके गैमा की जगह यूज़ कर सकते हैं। गैमा बाजार से 40 का मिलना है, अगर इसको यूज़ करेंगे तो वो 40 खर्च करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको गैमा की जगह यूज़ करने की कॉस्ट भी है, मॉडिफिकेशन की कॉस्ट। तो नेट में कितना बचेगा? 30, ठीक है जी। अब मेरा सवाल है, ये मटेरियल डी, इसको छोड़ो, आप बेचना चाहोगे 20 रुपये का या इससे 30 रुपये की बचत करना चाहोगे? अब यहाँ से डिसाइड हुआ कि इस मटेरियल डी की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। फिलहाल इस मटेरियल डी का जो यूज़ है, जो हम प्रेफर करेंगे, वो क्या है? 30 रुपये की बचत कराना। अब अगर आपने इसको यूज़ कर लिया वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये बचत आपने खो दी, ये बचत आपने फोरगो कर दी, ठीक है। तो फिर ये रेलेवेंट कॉस्ट है जो आपने 30 रुपये का बेनिफिट फोरगो किया, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो रेलेवेंट कॉस्ट मटेरियल डी की क्या आई? 3500 इंटू 30, क्योंकि आपने इनमें से हायर को सिलेक्ट करना था। कुछ याद आया जी? अब आज ये तो एक दिन में दो दिन में एक हुआ था, लेकिन आज तो ये सारा कुछ सवाल में भी है इंशाल्लाह, होपफुली काफ़ी हद तक, और ये सारा कुछ इकट्ठा भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने खुद करना था काम जो मैं आपको करा रहा हूँ। उसके बाद जनाब थी लेबर। लेबर ज़्यादा टेक्निकल था इससे भी, ठीक है। लेबर में क्या था जी? भाई अगर तो लेबर को आप फिक्स्ड मंथली या एनुअल सैलरीज दे रहे हैं तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो, ये क्योंकि फिक्स कॉस्ट हो गई तो वो तो रेलेवेंट नहीं होती। लेकिन अगर आप उनको आर्ली पे कर रहे हैं तो फिर दो सिनेरियोज थे, लेबर के पास स्पेयर टाइम है या लेबर के पास स्पेयर टाइम नहीं है। पहले कौन सा है? स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं है। अब अगर स्पेयर कैपेसिटी उनके पास है, अगर उनके पास स्पेयर कैपेसिटी है और आप उनको वेला बैठने के कोई पैसे नहीं दे रहे, तो यूज़ करें उनको, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। ऐसे ही है, वेले बैठे हैं ना, उनको आप, आइडल टाइम कब होता है? मैंने आपको कहा था आइडल टाइम सिर्फ तब हो सकता है अगर आपने उनको पैसे देकर बिठाया हुआ है। वैसे कोई नहीं बैठता वेला आपके पास। अगर आपके पास वो पाबंद बैठा हुआ है बगैर काम के भी, तो उसके बैठने के पैसे दे रहे हैं, वरना वो साथ वाली फैक्ट्री में जाके काम करे। तो स्पेयर कैपेसिटी कब होगी? जब आप उनको पैसे दे रहे हैं। तो अगर तो आप उनको वेला बैठने के मुकम्मल पैसे दे रहे हैं तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। और अगर आप उनको वेला बैठने के कुछ पैसे देते हैं, कुछ नहीं देते, मसलन आपने कहा जी जब काम होगा तो 100 रुपये घंटा और जब वेले बैठोगे तो 40 रुपये घंटा फिर भी देंगे ताकि तुम्हारा किचन चलता रहे, छोड़ के नहीं जाना, बैठना यही है तुमने, काम किसी भी वक्त आ सकता है। तो फिर ये 40 रुपये तो फिक्स्ड हो गए, ठीक है। ये तो लगने ही लगने थे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट आता चाहे ना आता। तो फिर आपकी रेलेवेंट कॉस्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करेंगे तो क्या होगी? 60 रुपये, ठीक है। हाँ जी। तीसरा क्या सिनेरियो बनता था? हमने कहा था जी ये वेले हैं, क्या बनता था वैसे? फुल वेज रेट, रिड्यूस वेज रेट, हाँ वो मुझे अपनी एग्जांपल याद आ गई, ठीक है, कि वेज रेट तो फुल कमिटेड है, ठीक है, तो फिर वो तो रेलेवेंट नहीं है कॉस्ट, लेकिन मैं वो डस्टिंग, अब देखो दिन आ गए ना वो, ठीक है, अब कल से डस्टिंग शुरू कर देनी मैंने यहाँ पे। तो जो डस्टिंग वाला होगा उसको उन्होंने, वैसे भी वो दूसरे कैंपस में, आधा कैंपस शिफ्ट हो गया ना PRCSC, तो वो सारे डस्टिंग वाले उधर चले गए। तो उन्होंने कहा चलो जब तक यहाँ पे क्लासें चल रही हैं और ये नहीं आप छोड़ रहे तो डस्टिंग आप किया करेंगे। अब ये डस्टिंग मैंने शुरू कर दी, तो एक डस्टिंग वाले बंदे की कॉस्ट जो है ना कॉलेज को बच रही है, ठीक है। अब अगर ICAP वाले कहें, वैसे कह रहे थे मैं बड़ी मुश्किल जान छिड़ाई, उनका इज्तिमा है, ये है वो है, ICAP वाले कहें ज़रा आ जाओ और आके रिवीजन सेशन करा दो। कॉलेज वालों को कहें, चलें ICAP तो डिफरेंट हो जाएगा ना, कॉलेज वालों को कहें जी आप रिवीजन सेशन करा दें, ठीक है। तो कॉलेज वालों ने मुझे कहा यार जाओ तुम रिवीजन कराओ, डस्टिंग का हम कर लेंगे। अब मेरी रेलेवेंट कॉस्ट तो कॉलेज को निल पड़ रही थी, लेकिन मुझे
रिवीजन क्लास के लिए भेजने की वजह से उनको यहाँ पे एक बंदा डस्टिंग के लिए जो रखना पड़ेगा, तो फिर इस रिवीजन क्लास की रेलेवेंट कॉस्ट कॉलेज वालों को पड़ेगी डस्टिंग वाले की सैलरी, जो वेजेस उसको देनी है। ठीक है, तो ये तीसरा केस था। ठीक हो गया। अच्छा, इकट्ठे ही पढ़ते हैं एक ही दफ़ा जाके। उसके बाद अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो फिर बाहर से ले आओ, हायर न्यू लेबर फ्रॉम आउटसाइड, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ हायरिंग। और अगर बाहर से नहीं अवेलेबल तो इनसे ओवर टाइम करा लो। अब रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस ओवर टाइम प्रीमियम। अब तो लेबर भी पढ़ लिया है। एक होता है बेसिक हिस्सा, वो भी पे करना है, वो भी वेरिएबल ही है ना। 1 घंटा काम करेंगे तो 100, अगर 1 घंटा ओवर टाइम में काम करेंगे तो 150, तो पूरा 150 ही रेलेवेंट है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस ओवर टाइम। ठीक है, और अगर ना तो बाहर से लेबर मिल रही है, ना हमारे लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है, ना ही ओवर टाइम पे राजी हैं, तो फिर उन्हें कहेंगे जो काम कर रहे हो ना उसको छोड़ दो, इस पे लग जाओ। अब यहाँ पे जो 100 रुपया उनको मिलना है वो इररेलेवेंट मत कर देना, याद है ना, वो तो उनको देना ही देना है ना, काम करने के पैसे दे रहे हैं, तो जो 100 रुपये उनको देना था वो तो देना ही देना है। लेकिन जो प्रोडक्ट बना रहे थे वो नहीं बनाएंगे तो कंट्रीब्यूशन लूज होगा, तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। लेकिन इसमें याद होगा आपको, हमने कहा था जब हायरिंग कॉस्ट पर आर है तो कंट्रीब्यूशन को भी पर आर रखना। याद आई बातें कुछ? ये सबसे कॉम्प्लेक्स यही सिनेरियो था। ठीक है, लेबर फिक्स कॉस्ट, बीच में ये भी भूल गए हम, ये तो पढ़ लिया ना लेबर में। ठीक है जी, फिक्स्ड मंथली या एनुअल सैलरी दे रहे हैं तो एग्जिस्टिंग सैलरी इररेलेवेंट और एडिशनल होगी तो वो रेलेवेंट। मतलब आपने कहा जी लाख रुपए तुम्हारी तनख्वाह है, ठीक है, जो तुम्हें मिलेगी। अब वो ले रहा था लाख रुपए तनख्वाह, नया ऑर्डर आया, हमने कहा इस पर काम कर लो थोड़ा सा, ने कहा नहीं जी ये तो एडिशनल हो जाएगा। आपने कहा 20,000 अलग से देंगे। अब ये जो 20,000 है ये इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पड़ा। तो अगर आपने फिक्स मंथली या एनुअल सैलरी दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग सैलरी इररेलेवेंट है, लेकिन अगर आपने एडिशनल सैलरी दी तो फिक्स्ड, इधर ऊपर पढ़ के आए हैं ये अभी भी पढ़ के आए, अभी हमने रिवाइज किया। अगर फिक्स कॉस्ट भी है तो एडिशनल वाली फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है? रेलेवेंट, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर आप पीस रेट सिस्टम में चल रहे हैं तो भाई रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जो आपने उसको पैसे पे करने, वेजेस पेड। जैसे 10 यूनिट बनाएगा तो 100 रुपये के हिसाब से 10 × 100 वेज कॉस्ट है, आप रेलेवेंट कॉस्ट। जितने यूनिट बनाएगा उतनी कॉस्ट आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, लेकिन गेम यहाँ पे ऑन हुई थी आगे। ये लेबर आर्ली रेट सिस्टम या टाइम रेट सिस्टम पे आप चला रहे हैं और लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है। ये वो जुमला आ गया, स्पेयर कैपेसिटी तो हो ही तब सकती है जब लेबर को कुछ ना कुछ पे करके रोका होगा। अगर सवाल चुप होगा तो हम अज्यूम करेंगे कि कमिटेड वेज रेट फुल है, फुल वेज रेट कमिटेड है। ठीक है ना जी, याद आ रही है बातें? अब अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है तो और फुल वेज रेट कमिटेड है तो रेलेवेंट कॉस्ट निल है, काम कराओ, उनको एक्स्ट्रा पैसे तो पे नहीं कर रहे हैं, आप तो पहले ही दे रहे थे। सही है। और अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है और आपने उनको वेला बैठने के कुछ रिड्यूस्ड वेज रेट कमिट किया हुआ है तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नॉन कमिटेड पोर्शन। ठीक है, और अगर वेज रेट कमिटेड है फॉर आइडल आवर्स बट कैन वर्क इन प्लेस ऑफ अदर्स, ठीक है, तो फिर फुल वेज रेट तो कमिटेड है, उसकी वेज रेट रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जिस अदर की जगह काम कर रहा था जब यहाँ वहाँ से हटा के इसको इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगाना है तो उस जगह को भरने के लिए जो बंदा लाना पड़ेगा वो इस कॉन्ट्रैक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स थी, जरा देख लें। ये क्या एग्जांपल देखनी, चलो चारों देख लो। ये 500 यूनिट्स का ऑर्डर आया है और लेबर को हमने 25 रुपये पर यूनिट देना है, रेलेवेंट कॉस्ट सिंपल। अब इधर आते हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ 70 यूनिट्स का, ईच यूनिट रिक्वायर 2 लेबर आवर्स एंड लेबर इज पेड 50 पर लेबर। लेबर हैज स्पेयर टाइम एंड फुल वेज रेट इज कमिटेड, रेलेवेंट कॉस्ट इज निल। कराओ काम। ये सारी एग्जांपल आपकी क्लास में लिखी हुई, सारी एग्जांपल भूल गए होंगे आप तो अब तक। नेक्स्ट, वी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 150 यूनिट्स ऑफ गैमा, ईच यूनिट रिक्वायर 3 लेबर आवर एंड लेबर इज पेड 100, लेबर हैज स्पेयर टाइम एंड 40% वेज रेट इज कमिटेड फॉर आइडल टाइम। तो फिर हमें चाहिए कितने घंटे थे? 150 × 3, 150 × 3 450 घंटे काम कराना है हमने उनसे, और 450 घंटे को उन्हें 100 नहीं देना। वैसे तो उनको 100 ही देना है, लेकिन हमारे रेलेवेंट
कॉस्ट हमारे लिए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बनेगी, 40 रुपये तो ऑलरेडी दे रहे थे, वो तो इस डिसीजन की वजह से चेंज नहीं हो रहे। तो हमने रिलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन अभी अभी क्या पढ़ी है, स्टार्ट जब किया है, तो कि ये फ्यूचर की कॉस्ट हो, कैश पेमेंट हो और ड्यू टू डिसीजन, ठीक है, इंक्रीमेंटल हो, डिसीजन की वजह से हो। तो ये 40% तो ऑलरेडी दे रहे थे, तो इंक्रीमेंटल क्या होगा, 60, ठीक है। तो फिर 150 इंटू 3 इंटू 450 आर्स आ गए 60, ठीक है। और हो गए तीनों, यही थे ना, कोई और भी है? हाँ, कैन रिप्लेस वर्क ऑफ अदर, मेरी एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल भूल जाता हूँ हर दफा। वी रिसीव्ड contract production of 100 units of Zeta. Each Zeta required 2 skilled labor hours and labor is paid 500. Currently skilled labor has spare capacity and full wage rate is committed for spare time. But currently skilled labor is working in place of unskilled labor which can be hired at 50 per labor hour. अब हमें चाहिए कितने घंटे, 200। ये स्किल्ड लेबर के 200 घंटे हमें अवेलेबल है, इनको हम काम पे लगा देंगे। वेले बैठे थे, वेले नहीं बैठे थे असल में, उनको लगाया हुआ था अनस्किल्ड वाले काम पे, डस्टिंग करा रहे थे। तो स्किल्ड लेबर को लगाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, और जिस जगह वो काम कर रहे थे उसके लिए लोगों को बाहर से ले आएंगे, हायर कर लेंगे। कितने पे मिल सकता है, 50 पे एक बंदा, 50 पे पर आवर मिल सकता है ना, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट इन 200 घंटों की क्या होगी, 200 घंटे इंटू 50, ठीक है, ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो था अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी हो, और अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो नहीं हायर कर लो जाके आउटसाइड से, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ हायरिंग, नॉर्मल रेट। अगर न्यू लेबर कैन नॉट बी हायर्ड तो फिर, अब सवाल के अंदर मैंने आपको बताया था, कोई एक बात देगा तो समझ लो दूसरी नहीं हो सकती ना। वो कह देता है जी कॉन्ट्रैक्ट आया है, लेबर के जो आवर्स रिक्वायर्ड है, लेबर के पास स्पेयर टाइम नहीं है, ओवर टाइम इतने में वर्क कर सकते हैं। अब ना न्यू की बात कर रहा है ना ये वाली बात कर रहा है, तो मतलब फिर यही होगा ऑप्शन, ठीक है। तो new labor cannot be hired but overtime can be worked by existing labor, तो relevant cost will be cost of hiring ही है of existing labor, new labor नहीं, existing labor। लेकिन cost of hiring क्या बन जाएगी, नॉर्मल रेट प्लस ओवर टाइम प्रीमियम, 150 रुपये पूरा अब रेलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा और आखिरी क्या था, ये सबसे फेवरेट आई कैप का, कैन नॉट डू ओवर टाइम, न्यू है ही नहीं, ये ओवर टाइम नहीं कर सकते, तो फिर हमने कहेंगे जिस काम पे लगे हो वहां से हट जाओ। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ हायरिंग, वो तो 100 देना ही है, प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट एग्जिस्टिंग टास्क का पर लेबर आवर, ठीक है। तो ये जल्दी से देख लेते हैं एग्जांपल। ये है B1, ये जी B2 है, 1 नहीं है, हाँ बस B1 इजी था ना जी। वी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 120 यूनिट्स ऑफ थीटा, ईच थीटा रिक्वायर्स 1 वो अल्फा बीटा गैमा वो चलते या थीटे पे पहुंच गए थे, फिर यहाँ पर है वो बच गया। अच्छा चलो जी, 120 यूनिट्स थीटा के बनाने हैं, हर यूनिट पर 1.5 घंटा लगता है, स्किल्ड लेबर को पे करते हैं 100 रुपये। करंटली स्किल्ड लेबर हैज़ नो स्पेयर कैपेसिटी और एनी ओवर टाइम कैन बी वर्कड एट टाइम एंड हाफ, यानी 150 रुपये का, ठीक है, या 150% कह लो। अब हमें कितने घंटे चाहिए, 120 यूनिट्स बनाने हैं और इंटू 120 इंटू 1.5 180 घंटे चाहिए। हर घंटे की कॉस्ट 100 रुपये होगी, 150 होगी, 150 होगी रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, वी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 170 ब्रावो, ईच यूनिट ऑफ ब्रावो रिक्वायर्स 2 स्किल्ड लेबर आवर्स, यानी कि 170 इंटू 2 कितना बन गया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 340 लेबर आवर्स हमें रिक्वायर्ड है ब्रावो के लिए, ठीक है। एंड लेबर इज पेड 50 पर आवर, ठीक है। करंटली स्किल्ड लेबर हैज नो स्पेयर कैपेसिटी एंड इट इज करंटली वर्किंग ऑन प्रोडक्ट सिग्मा विद फॉलोइंग डिटेल, 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कमा रही है सिग्मा। अब अगर हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में इनको लगाना है तो सिग्मा से हटाना पड़ेगा, तो एक तो इनको 50 रुपये देने हैं इनकी दिहाड़ी, और दूसरा हमने क्या खोना है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एक सिग्मा बनाने पर 5 घंटे लग रहे हैं, तो 100/5 करके कितना आता है, 20 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट को कन्वर्ट करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ हायरिंग 50, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस पर लेबर आवर 20, तो 70 रुपये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है। 340 घंटे की कॉस्ट हमें पड़ी 70 रुपये, ठीक है। अच्छा जी, ये जनाब आपकी रिवीजन होगी खत्म।
अब जी हम आ जाते हैं आज वाले हैंड आउट पे, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्टिंग के तो सवाल सारे ही कर लिए थे और रिसेंट टाइम में भी इसका कोई सवाल है नहीं। स्प्रिंग 20 के अंदर ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव सवाल आया था, काश कि हमारी किस्मत में भी ऐसा को आ जाए। इस दफ़ा है बड़े अरसे से आया नहीं, हर जगह यूज हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग ना इसको पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। भाई ये घड़ी में सेल डलवाओ जल्दी से अहमद, पता ही नहीं चल रहा क्या टाइम हो गया। 8:41। रिकॉर्डिंग देखें कितनी देर की हो गई है। सर दर्द हो ही जा रहा है, किस किस को सर दर्द हो रहा है आज? मैं तो रात को सो नहीं सका शायद इस वजह से। ओके, चलिए ऐसा करते हैं, सवाल को पढ़ लेते हैं, पढ़ के फिर वसीम को भी बुला लो। है नंबर वसीम का? चलो, इजाज़ कहाँ गए? अच्छा चलो ठीक। रिकॉर्ड पढ़ लिया सारा सवाल वैसे किसी ने नहीं पढ़ा? लग रहा है ना कम्प्रीहेंसिव बड़ा। चलो मिलके पढ़ते हैं। बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच कंप्यूट, अब ये लफ्ज़ खुद लिखेगा रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला चैप्टर 14 वाला सवाल यहाँ से आपको पता लग जाया करेगा। इस तरह को लफ्ज़ लिखेगा आपके लिए, ठीक है। मिनिमम बिड प्राइस यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स वगैरह, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए कहता है कंप्यूट मिनिमम प्राइस पर यूनिट। ओहो, मैंने तो रिवाइज ही नहीं कराया आपको। हैं जी, रिवाइज तो करना चाहिए था ना जी। तो फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं जी। 3 तरह के सवाल मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर आया करते हैं। या आपसे वो इवैल्यूएशन ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ये, या कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मांगेगा, या मिनिमम प्राइस मांगेगा। आसान था, मुश्किल नहीं था। ये 3 ऑप्शंस, ये 3 तरह की वर्किंग, सेम वर्किंग। अगर आपसे इवैल्यूएशन कराए वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो रेवेन्यू वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लेना है रेलेवेंट इनकम्स में, और रेलेवेंट कॉस्ट में यही जो हमने असूल पढ़े अभी, इन असूलों के मुताबिक रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, फिक्स ओवर, नॉन करंट एसेट और अदर रेलेवेंट कॉस्ट लेकर अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो कंपनी शुड एक्सेप्ट वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेगेटिव है तो रिजेक्ट। अगर वो कह दे जी मुझे आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बतानी है, क्या बिड करें, क्या प्राइस करें, हम क्या प्राइस कोट करें, तो यही रेलेवेंट कॉस्ट उठाकर ले आनी है, सारी रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है और उसमें प्रॉफिट ऐड करके आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बता देनी। और अगर वो आपसे कहे मिनिमम बिड प्राइस बताओ, तो फिर ये रेलेवेंट कॉस्ट ही मिनिमम बिड प्राइस होती हैं, फिर इसके अंदर आपने प्रॉफिट को ऐड नहीं करना होता, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है जी, बोलिए। मिनिमम बिड प्राइस पर यूनिट निकालो, इसका मतलब दैट आरएल मे कोट मिनिमम बिड प्राइस तो होती है जी, रेलेवेंट कॉस्ट ही होती हैं, बस ऐसा ही है। चलो अब जरा जल्दी से सवाल को पढ़ लेते हैं। 20 नंबर का सवाल। रिंग लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स इन जनवरी 2020
RL entered in an agreement with Gamma Limited for manufacture and supply of 3500 units of a customized product Zing at 4000 per unit. अच्छा जी, RL ने इसी खुशी में, ये जो जिंक का ऑर्डर आया ना, इस खुशी के अंदर RL ने आगे प्लेस कर दिया। खुशी क्या, जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है तो मटेरियल खरीदना तो होगा ही ना। और RL प्लेस्ड एन ऑर्डर for raw material AA2 and supplier agreed to supply the material in second week of March. जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना जी, ओके। और हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो सप्लायर ने कहा ठीक है जी, मार्च में आपको माल मिल जाएगा। RL has also hired skilled labor for the production of zinc. बंदे भी हमने जो है वो हायर कर लिए। However, फरवरी के अंदर GL went bankrupt. चलो, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। कॉन्ट्रैक्ट जिसने किया था वही दिवालिया हो गया, उल्टा वही दिवालिया हो गया। अब क्या करें, अल्लाह की मर्जी। लेकिन शुक्र है, अल्लाह एक दर बंद करता है, कई खोल भी देता है। एक सवाल मुश्किल आता है, कई आसान भी आ जाते हैं। हाँ, उम्मीद अच्छी रखनी, गुमान अच्छा रखना है, पॉजिटिव रहना है पर्चे में। RL, हमें तो इतना आसान सवाल आ ही नहीं सकता। जो आसान सवाल पर्चे में देखते हैं ना, हमें तो ये आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई? जो एक मुश्किल आया, हमारे सारे वैसे ही होंगे। क्यों भाई, हद हो गई। RL has recently been approached by Sigma Limited for production and supply of 3500 units of D-Zinc, which is modified version of zinc. चलो जी, शुक्र है, जिंक तो अब गया लेकिन डी जिंक बच गया, यानी कि डी जिंक अब बना देंगे। RL can use the ordered raw material and hired skilled labor for this product. ये बड़ा शुक्र है, वरना तो गड़बड़ हो जानी थी, हमें पेनल्टी पड़ जानी थी ऑर्डर की कैंसिलेशन की, लेबर को छोड़ने की। ठीक है ना जी, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, बाइंडिंग होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ डी जिंक विल टेक 3 months. Production of D-Zinc will take 3 months. Following information has been filed in this regard. ठीक है जी। अब मशीनरी, स्पेशलाइज्ड मशीनरी, पूरा रेलेवेंट कॉस्टिंग ना इसमें बाकायदा सही मानों में टेस्ट किया, जैसे होना हक बनता है ना जी, पूरा। उन्हें चैप्टर 14 उसने पकड़ के सारा इसमें चेक किया। ठीक, पढ़ो। स्पेशलाइज्ड मशीनरी विल बी नीडेड टू प्रोवाइड D-Zinc, प्रोड्यूस डी-जिंक। स्पेशल मशीन चाहिए। फॉलोइंग प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशन। लीज करा लो मशीन, क्या करा लो जी, लीज करा लो, यानी किराए पे ले लो फॉर 3 months एट मंथली लीज रेंटल ऑफ, 3 महीने के लिए किराए पे लो और महीने किराया कितना कर लो, 2.5 लाख। लेकिन साथ ही क्या करना पड़ेगा, अप फ्रंट पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ। अब ये पैसे कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे। डेनमार्क आइसक्रीम याद है, थोड़ा सा एडवांस में पैसे देने थे तो कहीं से अरेंज करने थे, और चलाकर बिजनेस के साथ साथ पैसे दे रहे हों फिर हमें कहीं से अरेंज नहीं करने पड़ते, बिजनेस खुद ही कमा रहा होता है। किराया जैसे था, साल का किराया एडवांस दे दो या हर महीने एरियर में दो, समझ आया? उसमें फाइनेंस कॉस्ट आई थी, यहाँ पे भी आनी चाहिए कि अगर आप ये मशीन लेने जाते हैं तो सिर्फ 2.5 लाख पर मंथ के हिसाब से 3 महीने किराया नहीं है, बल्कि जो 50 लाख रुपया आपने अरेंज करना है कहीं से, वो उसकी भी तो कॉस्ट पड़नी है। तो कहते हैं जी द फ्रंट पेमेंट विल बी फाइनेंस थ्रू रनिंग फाइनेंस एट द रेट ऑफ, वो बैंक से लोन लेके जी हम ये एडवांस पे कर देंगे। एज पर लीज टर्म्स मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 15,000 विल बी बोर्न बाय द लेसर, यानी ये 15,000 हमें क्या हो जाएगा, बच जाएगा। हमें 15,000 नहीं देना पड़ेगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2.5 लाख इंटू 3 months 3, और साथ में 50 लाख का 20% पर एनम है, तो ये 3 महीने के लिए हमने ये कॉस्ट भी लेनी है। ये एक ऑप्शन है। अब इससे एक रेलेवेंट कॉस्ट निकलेगी। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है जी लीज करो मशीनरी। अच्छा, पहले भी तो लीज ही की है, एट मंथली लीज रेंटल ऑफ। अच्छा, यहाँ पे किराया थोड़ा है, ठीक है जी, मंथली लीज रेंटल है 1,60,000। लेकिन अगला मसला क्या है, एक बात की थी ऐसी सवालों में चलते चलते कि मसलन आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक तार चाहिए मसलन, और तार आपको चाहिए 50 मीटर,
और बंडल में आता है 60 मीटर, तो दुकानदार कहेगा भाईजान हम तो बंडल से बेचते हैं, बंडल खोल के नहीं बेचते होते। तो फिर आप 60 खरीद के लाएंगे तो इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आपके लिए 60 मीटर की तार की होगी। वो अलग बात है कि 10 बच जाएगी तो अगले किसी इसी तरह वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फिर यूज़ हो जाएगी, जब हम कहेंगे मटेरियल पड़ा है, यूज़ नहीं हो रहा है, सही है ना, इसकी कॉस्ट। तो यहाँ पर भी हमारे लिए अगर हम इस ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या है जी, ये 1,60,000 इंटू 3 नहीं बल्कि 6। लेकिन हो सकता है फिर ये कहीं आगे किराए पे दे ले, अगर दे ली तो वो बचत भी फिर हमारी, ठीक है। इन दिस केस मंथली मेंटेनेंस ऑफ 20,000 विल बी बोर्न बाय RL विच विल बी इनकर्ड ओनली इन द मंथ इन विच मशीनरी इज, अच्छा रेंट कोई नहीं है, ठीक है जी, लेकिन 1,60,000 इंटू 3 करेंगे पर मंथली मेंटेनेंस जो है वो RL करेगा, लेकिन वो मेंटेनेंस सिर्फ होती है इन द मंथ इन विच मशीनरी इज ऑपरेटिव, इसका मतलब 20,000 इंटू 3, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये तो होगी मशीनरी की बात। फिर लेबर की कहानी क्या है जी, लेबर की कहानी क्या है, अच्छा मटेरियल है, मटेरियल की कहानी, डायरेक्ट मटेरियल की कहानी क्या है जी, फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स विल बी अवेलेबल विल बी रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल रिक्वायर कौन कौन से हैं, डी जिंक के लिए 15 यूनिट्स ऑफ AA2, RL हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड 50,000 यूनिट्स ऑफ AA2, ये वही है, ये ठीक है, ऑलरेडी इनको कितने कितने ऑर्डर कर चुके हैं, ये 50,000, ठीक है। अच्छा अब आए कहता है एट 75 रुपये, ठीक है, 75 रुपये के हिसाब से ही आ जाएंगे अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जिंक। अच्छा अब ये ना कहना कि ये संक कॉस्ट है, ये संक कॉस्ट है, बोलो नहीं, लिया नहीं ना हुआ बेटा, यही तो बात है, अभी तो वो मार्च में आना था। तो अगर मिसाल के तौर पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ना करते तो हो सकता है हम इसको कैंसिल करते, कैंसिल करने की पेनल्टी शायद बच जाए, वो रेलेवेंट हो जाए आगे जाकर, लेकिन ये संक कॉस्ट नहीं है, ये पास की कॉस्ट नहीं है, हमने डी जिंक का ऑर्डर आया है तो अभी ये मंगवाने हैं, वरना हो सकता है आगे, मुझे नहीं पता, अभी आगे 6 महीने पहले कराया था सवाल पिछली रिवीजन क्लास के अंदर, अभी मुझे नहीं याद, मे भी ऐसा हो, मैं तो ऑप्शन बता रहा हूँ, ये होती हैं चीज़ें इस तरह से। तो हो सकता है वो कहे कि जी हम कैंसिल करते तो हमें लाख रुपए पेनल्टी पड़ जाती, अब कैंसिल नहीं कर रहे तो पेनल्टी बच गई। हाँ भाई मैसेज मैंने किया है, कुछ देखा है, कितनी देर लगेगी, बस ठीक है मुझे बताना, सवाल पढ़ के फिर मैं ब्रेक करता हूँ। बात सुनो भाई, पॉज करना जरा है जी। तो करंट मार्केट प्राइस 80 हो गई है भाई, 80 का क्या करना, ये 50,000 यूनिट्स हमने भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, हमें 75 का ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा लेकिन 15 यूनिट्स चाहिए, ईच यूनिट ऑफ डी जिंक को कितने कितने यूनिट चाहिए जी, 15, हर यूनिट ऑफ ईच यूनिट ऑफ डी जिंक पर कितने यूनिट्स लगते हैं इस मटेरियल के, 15। अब हमारा ऑर्डर कितने डी जिंक का है, 3500 डी जिंक, कितने गए, मतलब नहीं रहे, ये 3500 नहीं, ये तो दूसरा पहले वाला है ना, जब हमारे हालात ख़राब हो गए थे, और फिर ये 3500 यूनिट्स ऑफ डी जिंक, और ईच यूनिट ऑफ डी जिंक रिक्वायर्स 15 यूनिट्स, ठीक है। तो 3500 इंटू 15 करो ज़रा, 52,500 यूनिट्स चाहिए इस मटेरियल के, हमने ऑर्डर सिर्फ कितना किया हुआ है 50, तो ये 50 तो हमें 75 के हिसाब से ही मिल जाएंगे, लेकिन जो ऊपर वाले 250 हैं, 250 2500 हैं, उसके लिए फिर हमें क्या रेट, ठीक है ना जी, ये समझ आ गई बात। नेक्स्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना होता तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की पेनल्टी हमें पड़ जानी थी कितनी जी, if the contract not fulfilled a penalty of 20% of contract value will be payable by RL। तो ये अब हमें क्या हो जाएगी जी, बचत हो जाएगी, बोलो क्या ख्याल है, आ गई ना पेनल्टी। देखो अगर हमने डी जिंक वाला कॉन्ट्रैक्ट ना पकड़ा होता तो कॉन्ट्रैक्ट पहले से हुआ था, हम कैंसिल करते तो हमें 20% वैल्यू कितनी है, वैल्यू यहां से निकलेगी 50,000 इंटू, यही है ना कॉन्ट्रैक्ट, कितना बनता है, 3750 का 20% हमें पेनल्टी पड़ जानी थी, 750
7,50,000 रुपए की पेनल्टी पड़नी थी। जिंग वाला ऑर्डर जब आया था तो हमने ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। अब कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है, तो यार देखो ना, वो भी तो फंसा हुआ है। अब आज चीज़ 80 की होगी, वही तो 75 की देगा। यही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों तरफ से बाइंडिंग है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर डी जिंग वाला ऑर्डर ना आता तो हमें 7.5 लाख रुपए उस बंदे को देने पड़ते, कैंसिल करा देते, भाईजान ना भेजो, ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया। तो कहता ठीक है 7.5 लाख रुपए मुझे दे दो। लेकिन चूंकि डी जिंग आ गया तो ये 7.5 लाख हमें बच गए, ठीक है। और दूसरी चीज, इसको संक कॉस्ट क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये ऑलरेडी हमने खरीदे नहीं हुए थे। क्या हम कहें? हाँ, अगर खरीद चुके होते तो फिर ये पेनल्टी ना आती, फिर ये संक कॉस्ट बन जाती, ओरिजिनल कॉस्ट, और फिर हम अगले वो वाले कॉन्सेप्ट्स लगाते कि मटेरियल पड़ा है, यूज में नहीं है। अगली बात समझ आई है? खरीद लेते तो फिर मटेरियल ऑलरेडी इन स्टॉक होता, फिर अगले रूल लगते, रेगुलर यूज में नहीं है तो क्या होता है, स्क्रैप हो सकता है, या वो किसी और मटेरियल की जगह यूज हो सकता है, ठीक है, या वो मतलब उसका कोई यूज नहीं है, वो रूल्स लगते। फिर परचेज कॉस्ट क्या हो जाती? संक कॉस्ट। लेकिन अभी खरीदा नहीं था, इसलिए ये क्या हो गई? रेलेवेंट। ये 52 कितना आपने निकाला था? 3750 ये कॉस्ट आपको पढ़नी है, प्लस 2580 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे, ये भी कॉस्ट आपको पढ़नी है। डी जिंक के लिए ये खरीदने की कॉस्ट पड़ गई, और ये सेविंग डी जिंक की वजह से मिली है। ये सेविंग डी जिंक की वजह से मिली है, तो ये फिर इस कॉस्ट को कम करेगी। रेलेवेंट टू दिस कॉन्ट्रैक्ट ये सेविंग है। ठीक हो गया? चलें आगे, मजे का था पॉइंट। एक और भी है जी, 10 यूनिट्स ऑफ A78 जी, 10 यूनिट्स ऑफ A78 available in market at 110. However, it can also be produced internally at a variable cost of 80. फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब वाली ना एब्जॉर्ब वाली नहीं, इंटरनली प्रोड्यूस्ड वुड बी सब्जेक्ट टू 20% नॉर्मल लॉस। हाँ जी, अब 110 का बाहर से मिलना है हमें, ये कितने में पड़ेगा? कितने में जी? 80 में। अब लेकिन नॉर्मल लॉस भी है। अब नॉर्मल लॉस ऑफ जी, इनपुट होता है आउटपुट होता है? चुप हो तो। अब रिक्वायर्ड कितने हैं पहले तो ये बताओ? 35,000 बनेगा ना? 3500 यूनिट्स है ना? बोलो, 35,000 यूनिट्स हमने बनाने, 35,000 यूनिट्स A78 के हमें चाहिए 3500 बनाने के लिए, ठीक है। अब अगली बात, परचेज करें तो क्या ऑप्शन है जी? कितने का मिलेगा? 110 का। तो 35,000 इंटू 110 कितना बनता है? ठीक है जी। अगर हम खरीदे ना बल्कि खुद बनाए तो 35,000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है? अब यहाँ पर वो आपके लॉस वाला मामला आ गया। कितनी कॉस्ट पड़ रही है आपको? 80। लेकिन 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 और इधर हो सकता है, और इधर हो सकता है, और हो सकते हो, और भी हो सकता है। वाह वाह। अच्छा जी, अब 80 रुपए की कॉस्ट तो पड़ेगी, लेकिन 20% का नॉर्मल लॉस भी है। अब ये नॉर्मल लॉस होता है नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट। बोलो, हम फिर क्या कर दें इसको? 0.8 से डिवाइड कर दें। मतलब वही करो ना जैसे करते होते थे। हाँ ठीक है, ऐसे ही कर दो, इसको ऐसे ही करते थे। 80 डिवाइड बाय, आई थिंक, देखो मैंने आपको जब रिवीजन करवाई है तो मैंने कहा था कि केजीज ना हो, रुपीस भी हो, तब भी उस पर ये लॉस वाली परसेंटेज वाला मामला लग सकता है। और हमने रुपीस 720 रुपये आया भी था सवाल के अंदर। दिखाऊं अभी जो कल करवाई है, देख लो। ये कॉमन इश्यूज में यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये देखो एग्जाम्पल में ये करंट मटेरियल कॉस्ट ही ले ली थी, केजीज तो नहीं थे, तो लॉस की परसेंटेज कॉस्ट पे भी लग गई, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 80 रुपये कॉस्ट आती है, ठीक है। ये करंट मार्केट प्राइस, सॉरी, however it can be produced internally at a variable cost of 80, ठीक है जी। छੱਡ दे यार, एक तो इस वजह से मैंने छोड़ा था इसको, इस वन नोट को, ये हाथ में नहीं चढ़ रहा था, ठीक है। तो अब अगर 20% लॉस होना है, नॉर्मल लॉस है, तो फिर क्या है जी? 80%। बोलो, अच्छा जी, जो भी आएगा 3500। अब कौन सा ऑप्शन बेहतर है जी? 3500 बेहतर है, 3500 वाला। चलें तो आगे चलें जी, नेक्स्ट जल्दी से पढ़ लें, फिर इसको फिर छोटी सी ब्रेक करके सवाल फिर स्पीड कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना।
फिर वही। अच्छा बस 1-2 मिनट, पैनाडॉल यार ला के रख दो यहाँ पे। पाँच यूनिट्स C11 के चाहिए। मार्केट प्राइस C11 की 20 रुपये है। हाउएवर सब्स्टिट्यूट मटेरियल D50 कैन ऑल्सो बी यूज आफ्टर प्रोसेसिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 15। या तो C11 20 रुपये का खरीद लो, या सब्स्टिट्यूट मटेरियल 15 रुपये की कॉस्ट इनकर करके ले लो। प्रेजेंटली 5000 D50 अवेलेबल हैं स्टॉक में, सब्स्टिट्यूट वाले, ठीक है ना। और ओवर परचेजिंग हुई थी, D50 परचेज हुए थे, जितने परचेज हुए थे, और बिक सकते हैं। तो ये 3 रुपये भी फोरगो करने हैं हमने, और 15 रुपये हमने कॉस्ट भी इनकर करनी है। इसका मतलब हमें ये डी एक 18 रुपये में पड़ गया ना बेटा, 18 में। ये डी अगर हमने C11 की जगह यूज करना है, ये डी अगर हमने C11 की जगह यूज करना है तो हमें 15 रुपये की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ये कॉस्ट आ गई। प्लस D50 स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है, अब वो भी नहीं बेच पाएंगे। तो हमें कॉस्ट कितनी फिर पड़ी, क्या फोरगो किया हमने, 3 रुपया फोरगो किया और 15 रुपये की कॉस्ट पड़ी। तो 18 रुपये में हम ये D50 अपने C11 की जगह यूज कर रहे हैं, तो 18 रुपये हमारी कॉस्ट है। तो भाई वैसे 20 का मिलना है C11, तो बेहतर है ये 5000 तो आप यूज कर लें यही वाले, ठीक है। 18 रुपये में पड़ गए। चाहिए कितने हैं, 3500 × 5 करो जरा, 17,500 चाहिए। 5000 ये यूज कर लो, इनकी कॉस्ट आपको 18 पड़ रही है, बाकी जाके बाजार से खरीद लो, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर है। स्किल्ड लेबर आपको चाहिए। आरएल ने हायर किया स्किल्ड लेबर थर्ड पार्टी से एट 1000 पर आवर, ओए होए, अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जिंक। ऑर्डर एक्सेप्ट, इफ ऑर्डर फ्रॉम एसएल इज नॉट एक्सेप्टेड 200 लेबर आवर वुड बिकम आइडल एंड आरएल विल हैव टू पे। अब ये क्या है, ये इररेलेवेंट पोर्शन है, लेकिन सिर्फ 200 घंटों का, ये रेलेवेंट हो गया, ठीक है। इसका सिर्फ लेंगे 50%, ओके, बाकी पूरे पैसे ले लेंगे। इफ एसएल ऑफर इज एक्सेप्टेड देन डी जिंक वुड बी प्रोड्यूस इन बैचेस ऑफ इतने, सुभान अल्लाह, इसकी कसर रहती थी। एंड द फर्स्ट बैच वुड रिक्वायर्ड 400 स्किल्ड लेबर। और किधर चल पड़ा है, लर्निंग कर्व इफेक्ट, यहीं पे तो मैंने पढ़ाया था असल में आपको, रेलेवेंट कॉस्टिंग में ही लर्निंग कर्व पढ़ा दिया था, याद है ना, ठीक है। और फिर वो रिसेंट टाइम वाले सवाल में भी रिवाइज हो गया, ठीक है। इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 4 बैचेस ओनली, द इंडेक्स ऑफ लर्निंग इज इतने। 1.5 आवर्स ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर भी रिक्वायर्ड है, और इसकी शॉर्टेज है, ठीक है। 4000 आवर सिर्फ अवेलेबल हैं 600 रुपये के हिसाब से, और अगर लेबर विलिंग टू डू ओवर टाइम होगी तो 50% हायर रेट होगा, 1500 आवर्स मैक्सिमम कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली अनस्किल्ड लेबर को लेके आ सकते हैं, लेकिन इनको हमें 300% टाइम लगाएंगे ये, और इनको कम कर सकते हैं हम अगर ट्रेनिंग दे लें। ओवरहेड्स जो हैं वो शरीफ से हैं इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक करते हैं पार्ट 1 को, ठीक है। यहाँ से फिर इंशाल्लाह पार्ट 2 हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।